नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर। आज हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी ज्योतिष से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही आज का मूल विषय है जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव। तो चलिए बिना विलंब किए विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिषीय सूत्र से संबंधित कार्यक्रम करते हुए एक लंबा अरसा बीत गया और मेरे कई सारे ज्योतिष के जो दर्शक हैं बहुत लंबे अरसे से मुझे देख रहे हैं। आज का ये जो विषय मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इस विषय के बारे में चर्चा करने का जो मेरे मन में विचार आया वो आज से लगभग 2 दिन पूर्व ही किसी कार्यक्रम पर एक कमेंट था दर्शक का सूर्य से संबंधित कि आपने तो मकर और कुंभ लग्न में सूर्य को मारक अथवा अकारक ऐसा कुछ बताया था इत्यादि। विषय क्या था मुझे ज़्यादा उससे लेना देना नहीं, लेकिन उसी समय दिमाग में एक विचार आया कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी है जन्म कुंडली से संबंधित तथ्यों की चर्चा तो हम करें, परंतु लोगों को ग्रहों के बारे में बताना, अवगत कराना। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस विषय पर मैंने पूर्व में अपनी बातें नहीं रखी हैं। मैंने सदैव आप सबों के सम्मुख ग्रहों से संबंधित कई सारे तथ्य रखे, जिसमें से एक तथ्य था कि ग्रह तत्व को प्रदर्शित करते हैं, पंच तत्व, और उन्हीं तत्वों से हम बने हैं। तो वो तत्व एक दूसरे से स्पंदित होते हैं। जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे ही। तो यहां समझने की आवश्यकता बस हमें इतनी ही है कि ग्रहों को पहले तो हम तत्व के रूप में देखें, और जब हम ग्रहों को पंचतत्व के रूप में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पांचों के पांचों तत्वों से मिलकर के हम बने हैं और पांचों तत्व ही हमारे लिए आवश्यक है। कोई एक ऐसा तत्व नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। हां, यह अलग बात है कि कोई विशेष तत्व को अपने अंदर ज्यादा महसूस करता है तो कोई किसी तत्व को अपने अंदर ज्यादा महसूस करता है। किसी का कोई तत्व मजबूत है, किसी का कोई। अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तत्व ज्यादा बलवान या कमजोर है। यही है जन्म कुंडली में ग्रहों का भी प्रभाव कि कोई ग्रह बहुत मजबूत तो कोई ग्रह कमजोर, यानी कोई तत्व बहुत ज्यादा बली तो कोई तत्व कमजोर। तो सूर्य की ही चर्चा क्यों? क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य। मान लीजिए कि आप किसी भी लग्न के हों, यहां तक कि आपने सदैव सुना कि आपकी जन्म कुंडली में, आपके लग्न में, आपकी राशि के लिए सूर्य सर्वथा अकारक ग्रह हैं। यह बात आपने सदैव सुना, अथवा मैं अकारक या मारक शब्द इस्तेमाल करता हूं, मारक हैं। तो हमें इन ग्रहों को, तभी तो लोग मुझसे यह पूछते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य तो मारक हैं, तो मैं सूर्य को अर्घ्य कैसे प्रदान करूं? इसका मतलब आपने सूर्य को नहीं समझा। इसका मतलब सूर्य को आपने समझा ही नहीं, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। क्या आपको अपना निज नहीं चाहिए? क्या आपको अपना सेल्फ नहीं चाहिए? क्या आपको आपका आत्मविश्वास नहीं चाहिए? क्या आपको आपके जीवन काल में ज्ञान, विज्ञान, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सूर्य सब कुछ है। याद रखिएगा, जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह का अपना अपना विभाग, और उसमें बारी अगर सूर्य की आए, निजत्व की आए, आत्मा की आए, तो सर्वोपरि है ये आत्मा। तो सूर्य सब कुछ है। तो लग्न कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, एक और बात, एक थोड़े समय के लिए आप सूर्य को ग्रह ही मानिए, केवल भगवान के रूप में मत मानिए, केवल ग्रह, और ग्रह से भी एक स्टेप आगे बढ़कर के केवल एक तत्व मान लीजिए। अग्नि तत्व के रूप में सूर्य आपको दिखाई पड़ते हैं, बस एक अग्नि तत्व मान लीजिए और कुछ मत मानिए।
अब जब आपने सूर्य को एक तत्व मान लिया तो आपके भीतर भी अग्नि की आवश्यकता है, चाहे वो आपके जठराग्नि के रूप में अग्नि हो, चाहे वो ऊर्जा के रूप में अग्नि हो, चाहे वो आत्मविश्वास के रूप में आपकी वो अग्नि हो, चाहे वो नेत्र के रूप में आपकी वो अग्नि हो। तो वो अग्नि आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मकर और कुंभ लग्न के हैं तो आपको अपनी आंखों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, आपको पेट की अग्नि की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। होती है, हर किसी को होती है। तो जब हमने इसे एक तत्व के रूप में जान लिया, अब अलग बात, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई किसी तत्व को महसूस करता है तो किसी का कोई तत्व अधिक बलवान, किसी का कोई तत्व, प्रकृति ने हर किसी को एक विशेष तत्व के साथ भेजा है। अब जबकि ज्योतिष को हम इस अवस्था में समझने के लिए तैयार हो चुके हैं कि ये तत्व हैं, तो इस बात को भी जानिए कि जब हम इन्हें तत्व के रूप में जानते हैं तो किसी भी ग्रह का हमारी जन्म कुंडली में होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जैसे बलवान करना। अब मान लिया जाए कोई आप में से एक दर्शक मुझसे पूछता है कि ठीक है, आप जब ये तत्व इनको मानते हैं तो क्या किसी भी लग्न के जातक किसी भी रत्न को, या विशेष करके सूर्य की चर्चा आज चल रही है तो सूर्य के रत्न को धारण कर सकते हैं? तो मैं सीधा कहूंगा ना, नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर मैंने कहा आज कई विषयों पर बात होगी। मूलतः मैं आगे अभी सूर्य की चर्चा करूंगा, लेकिन कई विषयों पर। सबसे पहले जरूरी है कि क्या आप ज्योतिष को गंभीरता से समझने के लिए तत्पर हैं? अगर आप ज्योतिष को समझने के लिए गंभीरता से तत्पर हैं तो इसका मतलब जब आप अपने पढ़ाई के समय में रहे होंगे, आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हों, जब आप पढ़ाई के क्रम में रहे होंगे तो उस समय भी आप अपने पढ़ाई को लेकर के गंभीर होंगे। जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम, पाठ्य कक्षा में आपकी पढ़ाई गई थी, क्या जीवन के हर प्रैक्टिकल में वो पाठ्यक्रम लागू होता है? चलिए हम सभी पाठ्यक्रमों को छोड़ देते हैं, आपके मुख्य पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। जिस मुख्य विषय को आपने सदैव पढ़ा, क्या हर जगह प्रैक्टिकल में वही अक्षरशः लागू होता है? नहीं, प्रैक्टिकल में चीजें बदल जाती हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी बन रहे हैं, अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी लेते हैं, एक दिलचस्पी लेना हो गया। दिलचस्पी लेने में क्या होता है कि आपने 4 बात इधर भी सुनी, 4 बात उधर भी सुनी, अपनी कुंडली पर देखी, आपको आनंद आ गया कि मेरी कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं, अब मुझे मुकुट मेरे माथे पर चढ़ेगा। और अगर आप ज्योतिष को गंभीरता से लेते हैं तो आप समझेंगे कि राजयोग हो या दुर्योग, ये रूपक है, न मुकुट चढ़ेगा न सर से मुकुट उतरेगा, दोनों ही बातें नहीं। ये है ज्योतिष की गंभीरता। तो प्रैक्टिकल में जब आप जाते हैं तो प्रैक्टिकल में बहुत सी चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। प्रैक्टिकल में जब हम ग्रहों को समझते हैं तो वहां पर उसका बिल्कुल अलग हम विश्लेषण देखते हैं। तब कई बार मेरे ही दर्शक ऐसे हैं, जब मुझसे जन्म कुंडली अध्ययन कराते हैं तो वो कहते हैं आपने तो वहां ऐसा कहा था। भाई वो सूत्र है, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकल में चीजें बदलेंगी, वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जिस सूत्र को मैंने किसी तरीके से बताया, हाँ तो फिर सूत्र सारे गलत हैं, ये भी कई सारे दर्शक होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि क्या आप जिस भी कक्षा में थे, जिस भी पढ़ाई को पढ़ रहे थे, क्या आप अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर थे? अगर थे तो आपको पता होना चाहिए कि सूत्र जो है वो एक बेस है, वो एक बेस प्रदर्शित करता है। वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हमें उसी बेस पर चलना होता है, उसी बेस को लेकर के आगे बढ़ना होता है। अब हर जगह अक्षरशः किताब की बातें, शास्त्री जी ने कोई बातें कह दी। मैंने कुछ दिन पूर्व जब प्रारंभ में मैंने कहा था कि मान लिया जाए आज से 50 साल पहले किसी ने कोई किताब लिखा, वो किताब आज हमारे लिए ग्रंथ के रूप में है। हो सकता है आज मैंने कोई किताब लिख दिया, आज से 50 साल बाद वो किताब ग्रंथ के रूप में आ जाएगा। लेकिन शास्त्री जी ने आज की परिस्थिति को देखा, अपना दिमाग उनका जो कह रहा था, उन्होंने 2 से 2 जोड़ करके 4 निकाला और 4 निकाल करके रिजल्ट कर दिया। लेकिन कई बार देश काल और परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होती हैं। तब आप कहेंगे कि नहीं, ज्योतिष शास्त्री जी गलत थे। न तो शास्त्री जी गलत थे, न किताब लिखने वाले वो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किताब में लिखी बातें कभी गलत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिखी गई हैं। और आज जो हम हैं, और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि उन सूत्रों को आधार बना करके हम नहीं चलेंगे, हम नया ही कोई सूत्रपात करेंगे। आप नया सूत्रपात कर सकते हैं,
लेकिन आपको जो पूर्व के बताए सूत्र हैं उनका भी अनुसरण करना होगा। तो आज तक मैं वही कराता आया हूं आपको, अनुसरण कराना। तो जब भी आप जन्म कुंडली को देखें तो ये मत समझें कि मैं ये इस लग्न का हूं तो जरूरी नहीं है कि ये ग्रह मेरे काम का नहीं है। फिर आप वहीं पर जाकर के भ्रमित हो जाते हैं और फिर आप ये मुझसे पूछते हैं कि सूर्य अगर मारक है तो मैं सूर्य को अर्घ्य दूं या नहीं। प्रिय दर्शकों, ये सामान्य तर्क थे जो कई तरह के प्रश्न मेरे दिमाग में लोगों के कमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जिसका मैं जवाब दे रहा था। सूर्य, जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, आप किसी भी लग्न के हों, सूर्य एकमात्र वो नैसर्गिक बलि ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में बलि हो तो जातक को प्रोत्साहित करता है, जातक के आत्मविश्वास को, आत्मबल को मजबूत करता है कुछ पाने के लिए। इस धरती पर ही सबको सब कुछ मिला है। इस धरती पर जो आया यहीं से लिया। कब लिया? जब उसकी चाहत हुई। यह चाहत तो थी, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास भी चाहिए कि है तो, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे कमर कसना होगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा। तो वो किसने कराया? वही सूर्य कराते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलि होना इस बात की सूचना है, जन्म कुंडली में सूर्य का पापक ग्रहों से युत या दृष्ट न होना इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक आत्मविश्वास के मामले में मजबूत होगा। आज के इस परिवेश में जब हम जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो बहुत सी जन्म कुंडलियां आपको मिलेंगी, लगभग 90% जिसमें सूर्य और चंद्रमा ही खराब मिलते हैं। आप लाइव जन्म कुंडली अध्ययन में मेरे कार्यक्रमों को सुनेंगे तो जरा एक क्रम से सुनिए तो आप पाएंगे कि ज्यादातर कुंडलियों में 2 ही 3 बातें मुख्य रूप से आ रही हैं कि 7.5 है, कि मद्रुम योग है, सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है। लगभग यही परेशानी निकल करके आती है और यही कारण बनता है। और सूर्य क्यों कारण बनता है? क्योंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य निज है, सूर्य मैं हूं, सूर्य आप हैं। आपकी जन्म कुंडली में जो आप हैं, मैं, यही सूर्य है। और इसी मैं को तो सब कुछ चाहिए, इसी मैं को तो कष्ट है, यानी सूर्य, निज, सेल्फ, वही सूर्य है। तो सूर्य कमजोर होना यानी आत्मविश्वास न होना, चाहत न होना, महत्वाकांक्षा न होना। और जब महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति पाएगा कैसे? कुंडली में चाहे कितने भी बड़े राजयोग हों, फिर तो वो यही सोच सकता है कि ये राजयोग हैं और मुकुट चढ़ेगा सर पे। ऐसा नहीं होगा। जन्म कुंडली में सूर्य के बारे में ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य लग्न में, सूर्य जन्म कुंडली के नवम में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। तो दशम में सूर्य कारक और जन्म कुंडली के लाभ में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में नीच और उच्च के ग्रहों को लेकर के भी अभी तक मैं अपने दर्शकों में वो गंभीरता नहीं देख पाया जो आज तक मैं लोगों को बताता आया। मैं सदैव कहता रहा कि उच्च के ग्रह सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक तो नीच के ग्रह सर्वाधिक कष्ट प्रदायक। उच्च के ग्रह सबसे बली तो इसका यह मतलब नहीं कि नीच के ग्रह कमजोर, नीच के ग्रह भी बेहद बलवान, लेकिन बुरा प्रभाव देने के लिए। इस बात को लेकर के भी अभी तक मैं कई बार कमेंट में कंफ्यूजन लोगों में देखता हूं। जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह सूर्य जो 10 अंश पर परमोच्च होता है, और 10 अंश पर सूर्य परमोच्च अवस्था में हो तो जातक, अगर आप जन्म कुंडली देख रहे हो तो जातक की जन्म कुंडली में अकेला एकमात्र ये योग होगा जो जातक को सब कुछ प्रदान कर देगा। तो वहीं सूर्य नीच राशि 10 अंश पर तुला राशि में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देते हैं। अब तबाह और बर्बाद कैसे कर देते हैं, यह प्रश्न खड़ा होता है। सेल्फ, आत्मविश्वास। अब सवाल उठता है कि क्या आज के इस परिवेश में सब कुछ बर्बाद होने वाली बात हम कहेंगे, जबकि मैंने ग्रह के रूप में, तत्व के रूप में सूर्य को आपके सम्मुख रखा? नहीं। फिर से यहां पर आकर के अगर कोई मेरे से इस सूत्रों को सुना है और कुंडली में किसी के साथ ये कह दे कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो फंस जाएगा, क्योंकि उसने समझा नहीं। ज्योतिष की कई बातें पूर्णतः केवल और केवल आध्यात्मिक है, केवल और केवल आध्यात्मिक। और जब आप उसको वर्तमान परिस्थिति में लागू करते हैं तो आज के समय में केवल और केवल हम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हमें आध्यात्म से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें हमारी आत्मा की जागृति से कोई लेना देना ही नहीं है। सूर्य 10 अंश पर केतु के नक्षत्र में परमोच्च यानी मोक्ष की स्थिति में होते हैं। यही आत्मा की सर्वोन्नति है। और तुला राशि में वो ऐसी स्थिति में जहां सर्वाधिक नीच स्थिति, तो आत्मा का निम्नवत होना ही सब कुछ समाप्त करने की बात। बेहद सरल और सरल सिद्धांत आध्यात्म है। ये आध्यात्म है, टोटल आध्यात्म।
इसको समझने का प्रयत्न करिए। इसको समझना बेहद आवश्यक है अगर आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। अब उदाहरण से लीजिए, जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य राहु के साथ युति बनाए बैठे हों तो ज्योतिष शास्त्र कहता है यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य राहु के साथ युति बनाए हों, ग्रहण लगाए हों, इसे ग्रहण योग के नाम को तो आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है यह महान राजयोग है। अब यह महान राजयोग किन तथ्यों में, किस अर्थ में? तो बड़ा सरल मैंने समझाया था, छठवें से छठवां। जन्म कुंडली का षष्ठ भाव शत्रुता का है तो छठवें से छठवां यह भी शत्रुता का, रोग का है तो यह भी रोग का, शत्रु का है, ऋण का है तो यह भी ऋण और शत्रु का। लेकिन चूंकि वो लाभ को प्रदर्शित करता है और भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा जातक सब कुछ करके, अच्छा बुरा ये न के न प्रकारेण, किसी भी मद में, किसी भी मद से धन कमाने के लिए आमादा होगा, वो धन कमाएगा तो उसके लिए अच्छा कहा। तो ज्योतिष के सूत्रों को असल में हुआ क्या है कि हर सूत्र एक दूसरे में गड़बड़ से है। कुछ सूत्र आध्यात्मिक आ जाते हैं और कुछ सूत्र भौतिक, और दोनों एक में मिला हुआ है। अब दोनों एक में मिला हुआ है तो दोनों को अलग अलग निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, तो वहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये कब तय होगा? जब आप एज ए ज्योतिष के रूप में इन विषयों पर थोड़ा सा मंथन करेंगे। आधी अधूरी बात सुन के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है। हर जगह हमें किताबी ज्ञान चाहिए, लेकिन किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल में तो आपका सेल्फ ज्ञान ही काम आएगा। तो वहां पर आप ग्रहों की स्थितियों को स्वतः ही तय करिए। हो सकता है मकर लग्न की कुंडली में ही इसी सूर्य की मैं जबरदस्त व्याख्या करते आपको मिल जाऊं, इसी कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य के लिए सबसे बुरी बातें कहते मैं मिल जाऊं कि सूर्य जातक के जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, मैं देश काल परिस्थिति और बाकी के ग्रह स्थितियों के आधार पर वो तथ्य रख रहा हूं। अब आज की इस विषय का इतने लंबे व्याख्यान का मतलब क्या था? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानना होगा ये ज्योतिषीय विषयों का चैनल है और यहां पर मैं जो उपस्थित होता हूं तो सिर्फ इसलिए कि कोई ज्योतिषीय सूत्र बता दूं आप अपनी कुंडली में देख के संतुष्ट हो जाएं, जरूरी नहीं है। यहां मूल उद्देश्य तो यही है कि मैं जिन ज्योतिषीय तथ्यों को समझता हूं, जिनकी मैं परिस्थिति को महसूस करता हूं कि इसमें जाकर के लोग उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, मैं भी कभी उलझता था, फंसता था, उसमें आपको न फंसने दो। उन सूत्रों की बारीकियों को आपको ऐसे सरल ढंग से समझा सकूं कि आप उलझे ना। यही उद्देश्य है इस चैनल का। तो आशा करता हूं ये उद्देश्य ये चैनल प्राप्त कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।